किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं वर्क, पावर और एनर्जी की। एक बच्चा, निमृत तू आवाज खोल ले बेटा अपनी, तेरे पीछे शोर भी नहीं आता। यस सर। हाँ, अब देख, मैंने तेरे से कहा वर्क, पावर, एनर्जी से हम क्या समझते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि एक चीज पढ़ी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी चीज को हमें डिस्प्लेस कराना है, हिलाना है, डुलाना है, तो तूने कहा भैया अगर आप किस चीज को डिस्प्लेस कराना चाहते हो तो डिस्प्लेस कराने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, तो हमने एक तो चीज देखी डिस्प्लेसमेंट। क्या देखी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये नेट, या आप कह सकते हो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बात ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, जैसे ये अगर कोई सीधी लाइन ही चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ठीक बात? यस। लेकिन अगर मैं यहां से चलूं, इनिशियल पॉइंट से ऐसे 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 और घूमता फिरता यहां पहुंचू, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा ये इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे कम डिस्टेंस। तो एक बात तो हमने ये देखी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई चीज वहीं से घूम फिर के वापस आ जाए। इनिशियल पॉइंट से चला गया और घूम फिर के वापस वहीं पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया। अगर किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो उसका वर्क पे असर पड़ता है। ठीक है, फिर हमने बात करी वर्क करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। अभी कुछ बच्चों ने बोला, जब मैंने तुमसे पूछा था इसका मतलब, तो तुमने कहा भैया एक टर्म और है फोर्स, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं पुश और पुल। फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश पुश में था क्या? ठीक है, वेरी गुड। और फोर्स को जब हम न्यूटन के लॉ के हिसाब से देखते हैं तो वो क्या कहता है? न्यूटन का लॉ वो कहता है भैया फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आज क्या हो रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? नहीं सर। सर नहीं, अब नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट, ये बेटा गलती से ना मेरा 2 बार इस पे हाथ चला गया, पावर ऑफ वाले पे। देखो फोर्स क्या है, मैंने आपसे पूछा फोर्स क्या है, तो फोर्स आपने कहा भैया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक एक करके इसकी चीजें खोलेंगे। तो आप जानते हो भैया मास तो m है, एक्सेलरेशन a है। a को आप dv बाई dt भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या v माइनस u बाय टाइम। दोनों बातें ठीक है। और mv माइनस mu बाय टाइम भी कह सकते हो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी आपका फोर्स है। तो ये सब फोर्स के फॉर्मूले। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूं वर्क क्या है। वर्क, ठीक है, तो वर्क तब कहलाता है वर्क जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं, जैसा भी किसी बच्चे ने कहा था भैया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगाए, शायद कार्तिक ने कहा था, तो हम यहाँ एक्सिस को डिफाइन नहीं करेंगे, हम देखो यहाँ पे
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और आपको मैंने इसको मूव कराने को कहा इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपने कहा भैया इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट होते होते यहां पहुंच गया। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में इसका एक नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क हुआ है, ठीक है निम्रत, ठीक है बात। यस तो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में तेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए मैं कह सकता हूं वर्क हुआ है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हूं, तो क्या वर्क होगा? नहीं। मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट हो इस डायरेक्शन में। आप इसको एक्स एक्सिस नाम देना चाहते हो, एक्स एक्सिस दे दो, लेकिन आप फोर्स कहां लगा रहे हो? वाई एक्सिस में, तो वो वर्क नहीं माना जाएगा, वो वाली फोर्स पे उससे वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। सर आप एक्स एक्सिस वाला कह रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी तो बट हमारी स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे ही लगती है। बेटा अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एनर्जी का कंसेप्ट में वर्क के बाद बताऊंगा, पहले वर्क तो कर ले। वर्क ओके करने सर। के लिए जो चीज चाहिए होगी उसे एनर्जी कहूंगा मैं। अब पहले इधर ध्यान दो, तो मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली जो आपका वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा है आज तक हमने, है ना। सर क्वेश्चन है, ये आया कहां से? सबर रख बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क की ये जो डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये अभी पूरी नहीं है, बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए और ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट फोर्स और एस का। तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखाया है, जो नए बच्चे हैं, बाकी को सिखा रखा है। जब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो जो आपको जवाब मिलता है वो होता है स्केलर। स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली, विदाउट डायरेक्शन। बात एक ही है वैसे। और यहां ये दोनों वेक्टर है और वेक्टर का मतलब होता है विद डायरेक्शन। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया वर्क डन क्या है, तो आपने कहा भैया वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, निम्रत ये तूने नहीं सुना बेटा, देख आवाज आ रही है? यस ध्यान रखियो, जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है। क्या आता है? सर कॉस थी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कॉस, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर थीटा 0 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर थीटा 90 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? और अगर थीटा 180 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं यहां पर। 0 डिग्री का मतलब है कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 वन। और कॉस 90 की? 0 0। 0 एक ही बच्चे को बेटा आवाज खोलने को कहा था, एक ही बच्चा बोलो। और कॉस 180 की? 1 माइनस -1। बेटा बोला है, मैं एक ही जने को बोलने दो, सुनो सिर्फ, बाद में पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन। तो कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या है? इन सेम डायरेक्शन, मतलब किससे सेम डायरेक्शन? जहां फोर्स लग रही हो। कॉस, ये तो सेम डायरेक्शन हमने बात की किसके लिए?
कि क्या डायरेक्शन है अप्लाइड फोर्स की और हमारे डिस्प्लेसमेंट की। तो आपने कहा भैया सेम डायरेक्शन है क्योंकि थीटा 0 है। फिर आपसे पूछा कि थीटा 90 हो तो परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक एक्स एक्सिस पे है तो एक वाई एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे है तो एक एक्स एक्सिस पे, या ये हो सकता है कोई वाई एक्सिस पे है तो दूसरा जेड एक्सिस पे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर है। सर ये फिर बताना। 90 डिग्री का मतलब है बेटा ऐसा, देख ये परपेंडिकुलर दिख रहा है देखो, अगर फोर्स ऊपर लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट किस साइड को रहा है देख, ठीक है। यस हेलो नमस्ते बेटा। सर सुन। हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, एक मिनट कॉल आई है। हाँ बेटा बोल। अच्छा अच्छा बढ़िया है। और उसमें हाँ फिजिक्स में थोड़े काम है। एक मिनट रुक बेटा, मैं तेरे को कॉल करता हूँ इसके बाद, क्लास में हूँ, क्लास खत्म करके कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा क्या बोला था, ऑपोजिट डायरेक्शन 180 का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक चीज है ये, और इस पे मैं फोर्स लगाता हूं इधर, देखिए फोर्स कहां लगा रहा हूं, और ये Yes, sir. डिस्प्लेस करता है इसी डायरेक्शन में, और दूसरी चीज है यही सेट है, ठीक है। हेलो राधे राधे बेटा। हाँ बता दिया उसने मेरे को, लेकिन 93 का मैं बेटा। हाँ बस ये फिजिक्स इस बार थोड़ा सा अजीब सा आया था एग्जाम, उसके हिसाब से ठीक मान सकते हैं, नहीं तो उसके हिसाब से कम है, ठीक है। हाँ अब तो बोलेगी हाँ मैथ्स थोड़ा, हाँ मैथ्स उसका छूट गया था, वो कह रही थी 10 मार्क्स का। हाँ पेपर आसान था, छूट गया था, वही तो कहता हूँ तुम्हें बार बार कि देख कर करा करो, पेपर अटेम्प्ट करने में टाइम मत गड़बड़ करो। चल कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अभी देखता हूँ, अगर यहाँ से क्लास जल्दी फ्री हुआ ना तो तुम्हारे पास आता हूँ, बुला लेता हूँ बच्चों को। राधे राधे। हाँ बेटा क्या बोला था, तो मैंने आपसे कहा दोनों एक डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस 0। ये बात समझ में आ रही है, दोनों अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो कॉस 0 लगेगा, बोलो। यस सर। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। हाँ जी सर। दूसरा केस देखना, थीटा 90 है तो तुम कह सकते हो कि भैया वर्क डन हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90, कॉस 90 का मतलब 0, तो वर्क हुआ ही नहीं। अभी ये किसी ने बोला भी था मेरे को कि भैया अगर कोई चीज लिफ्ट करके खड़ा है ना तो उसका वर्क डन नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज समझो, उसका वर्क डन चलने में नहीं हो रहा, लिफ्ट करने में तो वर्क डन हो रहा है। अब जरा ध्यान दो, एक कुली है, ये हमने ना छोटी क्लास में नहीं पढ़ा, एक कुली अपने सर पे सामान लेके खड़ा हुआ है, तो ये वो फोर्स कहां लगा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ तो इसका इस तरफ तो वर्क डन हो रहा है, लेकिन वो इसको लेके इधर चल रहा है, इधर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है। जब उसने उस चीज को उठा के अपने सर पे रखा था तो पहले वो जमीन पे रखी थी, वहां से लेके यहां तक भी तो लेकर आया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऊपर नीचे से ऊपर उठाने में तो वर्क डन लगा उसका, लेकिन आगे बढ़ाने में वर्क डन नहीं मानूंगा मैं, समझ आया। यस सर। सर अगर इसने पूरा ना उठा के बस हमारे मतलब थोड़ा सा ही उठा करके आगे उसको लेके जाएगा तो बेटा ऐसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया तेरी बात। सर जैसे सर इसमें cos 180 कैसे होगा?
cos 180 कैसे होगा वही तो बना रहा हूँ, देख तीसरा केस, Yes. देख ये देख, एक चीज इधर जा रही है, फोर्स दिख रही है तेरे को, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो तू यूं कह सकते कि भैया वर्क डन जो हुआ वो होगा एफ एस। थीटा देख कितना है दोनों के बीच में, 180. ठीक है। तो यहां पर तू यूं कहेगी कि भैया यहाँ वर्क डन नेगेटिव हुआ है, क्योंकि 180 का मतलब -1 होता है, पता है Yes sir, पता है. ना, तो नेगेटिव वर्क डन। अब मेरी बात सुन, कोई तेरे से यूं पूछे, ये फिर बंद हो गया, वो क्या रहा है, सर सिर्फ 6 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है। हाँ ये टॉपिक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कम गया आज बहुत ज्यादा, ये मेरी गलती से हो रहा है, मेरा ना बार बार हाथ उस पर लग जाता है। अब देखो दिख रहा है, दिख रहा है सर। Yes sir. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटा आप मुझे ये बताओ सारे बच्चे हाँ जी सर। कि तीनों में थीटा का डिफरेंस साफ दिख रहा है आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180। हाँ जी सर। Yes sir. तो सीधी सी बात ये समझ में आ गई कि तेरा वर्क डन है बेटा एफ एस कॉस थीटा, और जरूरी नहीं है कॉस थीटा की वैल्यू 0, 180 और 90 हो, कुछ भी हो सकती है। तो उसके अंदर 0 का मतलब सेम डायरेक्शन जो पीछे बताया था, 90 का मतलब परपेंडिकुलर, और 180 का मतलब ऑपोजिट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क होगा। बोलो हाँ जी सर, समझ गए। सही बात है गलत बात है? सही बात है। Yes sir. अब आप इस बात को मानते हो, ये जो चीज समझाई वर्क डन। अब मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन क्या है, तो आप कहोगे भैया वर्क डन ना, वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और साइंटिफिकली हम वर्क को तभी कह सकते हैं कि हुआ जब डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, ठीक है। साइंटिफिकली वर्क is said to be done when direction of displacement is taken in the direction of applied force। ठीक है, बोलो बात सही है गलत है? सही है. अच्छा, डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो इसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और वो दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं यूनिट, वर्क डन की यूनिट, तो क्या होती है वर्क डन की यूनिट बताओ? कुछ पता ही नहीं इनका दो, क्या होती है? MT जूल। हाँ वो भी बोल सकते हो, वो बना रहा हूं अभी। MT स्क्वायर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस में फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो इसको आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, जूल को। आप ये भी कह सकते हो एक जूल जो होता है उसका मतलब होता है 1 न्यूटन फोर्स से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी चीज को 1 मीटर डिस्प्लेस कर सकता हूं तो उसमें 1 जूल का काम हुआ है। कितनी जूल का काम हुआ है? 1 जूल। 1 जूल का। तो 1 जूल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, और आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि यह है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? केजी के लिए m1, मीटर के लिए L2 और टाइम के लिए -2। ठीक, यस सर। समझ आया कुछ हुआ? बोलो।
यस सर। अब मैं आपसे बात करता हूं काम करने में। अब देखो मैंने बात करी राघव की और ध्रुव की। मैंने आपसे कहा बेटा राघव 100 जूल काम करता है। अच्छा तुमने कहा ठीक है भैया ध्रुव ध्रुव भी 100 जूल काम करता है। तो तुमने कहा भैया दोनों एक जैसे नहीं। मैंने ये बताया टाइम कितना लगा किसको कितना करने में। जब तक मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा तब तक आप नहीं कह सकते कौन कितना काम करता है। ठीक हाँ जी सर। बोलो। अब आपने कहा भैया राघव 2 घंटे में 100 जूल काम करता है और ध्रुव आधे घंटे में वही काम करता है। अब बताओ किसने काम जल्दी किया। मैंने। बोलो ध्रुव ने जल्दी किया है। यस सर। और अगर ध्रुव ने जल्दी काम किया तो इसका मतलब पता है क्या हुआ। ध्रुव की पावर ज्यादा है। पावर किस पे डिपेंड करती है टाइम पे। पावर किस पे डिपेंड करती है। टाइम पे। तो आप ये कहोगे पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ वर्क डन। हाँ तो पावर का मतलब क्या हुआ वर्क डिवाइडेड बाय। तो पावर का मतलब क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब क्या है सर अपनी ये आसान सी चीज है। सर बोलो। हाँ अपने जी रेट ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है ऊपर। रेट ऑफ डूइंग वर्क लग नहीं रहा सर। बेटा 3 बार बोल चुका हूं मैं मुंह से ही। चलो अब अब ठीक अब है। वो कहता है अगर आप पावर की बात करो तो पावर की यूनिट क्या है वॉट वर्क की जूल और टाइम की सेकंड। ठीक है यस सर। समझो इस चीज को। सर हेलो हम हमेशा टाइम के जो यूनिट होते हैं वो एक सेकंड मिनट क्यों रुक बेटा एक लेते मिनट हैं। रुक। हाँ कौन हेलो हाँ कौन हाँ बेटा ध्यान दो। अब बोल क्या कह रहा है बेटा। सर जो सेकंड के एसआई यूनिट होते हैं वो हम हमेशा सेकंड ही क्यों लेते हैं। मिनट या और फिर भी आर होती क्यों है नहीं ले मिनट सकते। मिनट भी मिनट लेते या हैं फिर आर आर भी क्यों नहीं लेते हैं। लेते। कई जगहों पे इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल और पर आर के हिसाब से भी चलती है। मैं बना देता हूँ अभी। लेकिन ऐसा यूनिट इसकी सेकंड है। 1 वॉट है आपका 1 जूल पर सेकंड। ये तो हो गई। अब आपसे मैंने कहा भाई अगर मैं इसकी कमर्शियल यूनिट देखूं तो वो कितनी होगी। वो होती है किलो जूल किलो वॉट 1 किलो वॉट। ये भी बहुत यूज होती है पावर की। और एक होती है हॉर्स पावर। क्या होती है हॉर्स पावर। ये शायद 10th में था। नहीं याद है था आपको। सर। नहीं था सर। चलो कोई बात नहीं। था सही। अब नए कोर्स में निकल गया हो तो पता नहीं मेरे को। इलेक्ट्रिक मीटर में सर होती है सर किलोवाट की 9th में पावर था। हॉर्स पावर मोटर में होती है। मोटर वाले टॉपिक में था हॉर्स पावर। ठीक है सर 9th में भी था। हाँ हो सकता है मोटर वाली। 746 वॉट होता है। और किलो का मतलब तो आप सभी जानते हो। ठीक है तो ये दोनों यूनिट भी बहुत यूज होती है। अब मेरी एक बात सुनो इसी को मैं वर्क में कन्वर्ट करूं तो पावर को। ये बात ठीक है या गलत है देखो। सही है। अभी लिखने तो थे बेटा। क्या आप वर्क को लिख सकते हो पावर इनटू टाइम। तो वर्क क्या हुआ वर्क तो जूल है।
1 वॉट इंटू सेकेंड, तो जूल हो गया वॉट इंटू सेकेंड। एक बार अच्छा, आप ये कह सकते हो कि भैया किलो वॉट में भी इसको मेजर किया जा सकता है और सेकंड को आर में, ठीक है, ये गलत है। सही है। तो वो कितने जूल के इक्वल होगा? किलो का मतलब 1000। 10⁻⁶। हाँ, कुछ याद आया? ये तो पक्का 10th में है, क्योंकि ये मैं यस सर, लास्ट ईयर मैंने 10th कराई डेरिवेशन थी। थी इसकी, हाँ, इसकी डेरिवेशन है। इसमें पता नहीं क्या डेरिवेशन है। अरे सिर्फ फॉर्मूला तो लिखना बेटा। इसकी सर 3600 सेकंड वैल्यू होते हैं। निकालने के लिए। तो 3.6 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 वॉट सेकंड, या तो ये लिखा होगा आपने, या 36 10 की पावर 5 वॉट सेकंड। किसके इक्वल है ये? इस वॉट सेकंड को आप जूल भी कह सकते हो, और ये वॉट सेकंड किसके इक्वल है? किलो वॉट आर के। किसके इक्वल है? किलो वॉट आर के। अब आप कहोगे भैया किलो वॉट आर वर्क है या एनर्जी? अब यहाँ दिक्कत है, इसको आप वर्क भी कह सकते हो और एनर्जी भी, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक, बोलो। सर मुझे कुछ निम्रत आई पूछना है कि है। अभी तक गायब है? सर ये आ गई तो बेटा लेट क्यों आती है तू? रीज्वाइन करने में 5 मिनट लगा दिए। यस सर, थोड़ा टाइम लग गया। तो वर्क होता है पावर इनटू टाइम। सर वर्क को लिख सकते, हाँ जी बोलो। मैंने तो 9th में पढ़ा, वो 10th में पढ़ा था कि हमारी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर 1 वॉट होता है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर क्या पढ़ लिया तुमने? तेरी बात इसलिए बेटा। VI इक्वल्स 1 पावर। वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, हाँ वो भी हो सकता है, बनाते हैं एक मिनट रुक जाओ, वो बनाते हैं अभी जो तूने बोला है। पहले बताओ यहाँ तक ये समझ में आ गया पावर? हाँ जी सर। अब इस चीज को देखो, ये जो चीज लिखी है ठीक है या गलत है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वर्क को लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बोलो, वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला आ गया। फोर्स इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो पावर यानी कि जो 1 वॉट है, साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट भी जेम्स वॉट, वो होगी अब आपकी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक, बोलो। हाँ जी सर। और वॉट को आप, हाँ वॉट को आप उसमें भी खोल सकते हो, MLT में। जूल। हाँ एमएलटी में। जूल के लिए हम क्या यूज करते हैं? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाके पर सेकंड क्यूब बन जाएगा। बोलो। और डायमेंशनली देखो बेटा, 1 वॉट को आप ये लिख सकते हो m1 L2 T माइनस 3। तो ये आपकी पावर की डायमेंशन बन गई। अब सारे बच्चे देखेंगे, पावर का मतलब है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर का मतलब है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर को आप एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो, यानी कि वर्क को कह सकते हो पावर इनटू टाइम। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया मैंने तो इसका रिलेशन वोल्ट और करंट के साथ भी देखा था, तो उसको देखते हैं। लास्ट ईयर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा सब बच्चों ने? वर्क डन होता है चार्ज हाँ जी सर। वो इनटू पोटेंशियल। टाई। चार्ज इनटू पोटेंशियल पढ़ा था ना? तो अगर आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे भी चार्ज को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। और वो करंट बन वर्क जाएगा। को जो टाइम से डिवाइड करा वो पावर बन जाएगा, और ये करंट, हाँ ये करंट बन जाएगा।
बोलो। तो मैं आपको कह सकता हूँ P इक्वल्स टू VI, एक नया फॉर्मूला आ गया। लेकिन बेटा ये पावर ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर है। कौन सी पावर है? हाँ, ये तो अभी ध्रुव ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। अभी जो हम पढ़ रहे हो मैकेनिकल, हाँ वो मैकेनिकल पावर है। ध्रुव यही पूछ रहा था। मैंने नहीं पूछा था सर, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, राघव ने पूछा। बेटा आवाज में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अब तो मैंने आपसे ये कहा कि क्या ये बात ठीक है कि पावर का रिलेशन करंट और पोटेंशियल के साथ भी है? हाँ जी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि कौन कौन से रिलेशन हमें मिल चुके हैं देखो पावर के। ये देखो, ये ठीक है जो नीचे लिख रहा हूं। एक तो ये है, और एक अभी पता चला। ठीक है, खत्म पावर। ये पावर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या लिख रहा हूं। एनर्जी, ये क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटी टू। तो आप कहोगे भैया काम करने के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए, कैसे पता चलेगा, है ना? तो वो एनर्जी डिपेंड करती है मोड क्या क्या है, और एनर्जी ट्रांसफरेबल भी होती है। ये तो पढ़ रखा होगा। यस सर। एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, एनर्जी के टाइप्स कितने हैं? काइनेटिक, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल, और सोलर। हीट, हीट एक काइंड ऑफ एनर्जी है, और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। तो ऐसे खत्म होगी ये? तो बहुत सारी है। कौन सी? हाँ, टाइडल, हाँ ओशियन, थर्मल एनर्जी। तो ये तो बहुत सारी है। हाँ, तो हम तो अभी सिर्फ ये दो पढ़ेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल, और उनका, उन दोनों का हाइब्रिड है मैकेनिकल। ठीक, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल से बनती है। ठीक, अच्छा, एनर्जी कुछ भी नहीं है, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी जूल ही होगी। यूनिट क्या एनर्जी की? सेम, जो वर्क की है। बस। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर एनर्जी और वर्क डन में डिफरेंस क्या है? वर्क डन जो है बेटा, वो तब कहलाता है जब फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एनर्जी तो तेरी रिलीज होगी ही होगी। मान लो तुम किसी चीज को हिला रहे हो, ठीक है, मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, वो मूव करी तो वर्क कहलाएगा ना? बता। Yes. वो मूव नहीं करी तो वर्क होगा? No. बोल बेटा। नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्क हो ना हो, एनर्जी तो लगी लगी। यस सर। ठीक है। तो इसमें वो 90 डिग्री वगैरह वाले केस नहीं होते? नहीं नहीं, इसमें 90 डिग्री वगैरह वाला केस नहीं बनता। ठीक, अब जरा टाइप्स देख एनर्जी के। सबसे पहला टाइप क्या है एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। कोई तुमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है?
तो टाइप ऑफ एनर्जी है जो प्रोसेस करती है स्पीड से। नहीं, जरूरी नहीं वर्टिकल भी हो सकता है। प्रोसेस ड्यू टू वेलोसिटी किससे होती है ये? हाँ, तो ये वेलोसिटी से पैदा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी के स्क्वायर पे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सबने पढ़ रखा होगा। जिसने नहीं पढ़ रखा वो बताओ। काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है। सर पढ़ रखा है। पक्का? यस सर। एक और होता है, बोलो। वो चेंज होता है, चेंज बताता हूँ वो भी। तो यूनिट तो वही आ गई इसकी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया आप ना एक काम करो, यहां पर एक अलग वेलोसिटी लो u, और जाते जाते वेलोसिटी को बदल के v कर दो। राघव कह रहा है भैया अब क्या करोगे आप? तो यहाँ दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी। शुरुआत में कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल। और बाद में कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल। ठीक है, जिसकी बात कर रहा है ना राघव, तो वो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। और जो इनके बीच में चेंज आया एनर्जी का, उसे हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो सारे बच्चे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियली कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ कॉमन, एम कॉमन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यस बोलो। सर। तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। सर हाँ जी, ये सब तो पुराना है, तो फिर हम इस टॉपिक को दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? अब इन सब चीजों को ड्राइव करेंगे ना। पहले हमने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े थे, अब इनको ड्राइव भी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, जो 11th क्लास है, तेरा बेटा 9th का सक्सेसर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू पोजीशन। जो पोजीशन की वजह से हो, और कभी कभी इसको हाइट भी कहते हैं। ठीक है, कई 9th क्लास तक तो तुमने इसको हाइट ही पढ़ा होगा, लेकिन बेसिकली पोजीशन की वजह से होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एम जी एच, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। यस सर। ठीक है, ये ज्यादातर वर्टिकली कंसीडर की जाती है। और एक चीज उस और टाइम पे याद सर रखना, हमें ये बताया जाता था। बोलो। एक और बात, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, इंटर कन्वर्टिबल है। क्या है? इंटर कन्वर्टिबल। यहां तक बात समझ आई? हाँ। सर एनर्जी का भी कोई रेट होता है? इसका बेटा, हाँ एनर्जी का भी रेट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो तेरा वही बनेगा, एनर्जी का रेट भी पावर है। ठीक, अब जरा इधर ध्यान दे। मान लो कोई चीज ऐसे जा रही है नीचे, मोशन देख रहा है कैसा? वर्टिकल मोशन है। अब एक बार वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक बार वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, और एक बार वो ऑब्जेक्ट जमीन पे था। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो उसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी फुल थी, मैक्स थी। क्या थी? और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी। फिर पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हुई और काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ गई, जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है। और बिल्कुल लोएस्ट ग्राउंड पर जब वो आया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो चुकी थी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो चुकी थी। ये बात समझ आई किसी के?
यस बोलो, सर। ये वर्टिकल मोशन है। कैसा मोशन है? वर्टिकल। बोलो। हम्म हम्म हम्म। देखो, मैं जब कोई चीज आप यहां से ड्रॉप करते हो, क्या करते हो, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? तूने कभी देखा है नीचे जाते 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 उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी? अरे भी तो ठीक है, इंक्रीज करेगी। नीचे जाते वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, है ना? और सबसे ज्यादा यही होगी जब वो हिट करेगा। तो वही कह रहा हूं मैं कि जब उसे ड्रॉप किया था उसकी इनिशियल स्पीड बहुत कम थी और नीचे जाते जाते उसकी स्पीड बढ़ने लगी, ठीक? और नीचे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई, ठीक? अच्छा, अब मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी हाईएस्ट पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी बीच में, यहां पर इस पॉइंट पर कुछ भी हो सकती है, ये एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है? और नीचे सबसे नीचे पोटेंशियल एनर्जी तेरी बहुत कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? यहां तक बात ठीक है? अब तो वेलोसिटी नीचे जाते जाते डिक्रीज कर रही है, लेकिन नीचे जाते जाते हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज। हाइट डिक्रीज कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, याद रहेगा? तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी नीचे जाते हुए, और हाइट डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है बच्चों? बोलो। यस यस सर। तो ये बेसिक था, इसका कुछ समझ आया? यस सर। यस है ना? सर। हाँ, अब ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब इस वाली क्लास को तो हम यहीं ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत सारी डेरिवेशन देखी जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं फिर से आपकी पुरानी क्लास की, बैकअप क्लास की। नए बच्चे आए हुए हैं? यस सर। यस सर। राघव का है, राघव बंद कर दे उसको बेटा, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो को, रिकॉर्डिंग को। हाँ जी सर।